नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम एचटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं साथियों। जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। 2019 के क्वेश्चन पेपर में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको आज हम देखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, विच हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। तो सीधी सी बात है, +1 क्लास NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है साथियों, ये अल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अल्काइंस को जैसे ही आप मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस है एक्चुअल में ये। तो मैं इस रिएक्शन को आपको करके भी दिखा देता हूँ। CH मतलब मैं एसिटाइलिन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ हम क्या डालना होता है, H2 डालना होता है, Hg2+ और H+ साथ में। ठीक है, और 333 केल्विन पर आपको इसको हीट करना होता है। जैसे ही आप हीट करते हो इस रिएक्शन को तो आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही आप इस रिएक्शन को हीट करोगे तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब इसका क्या हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन, या आप उसको क्या कहते हो, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन जैसे ही होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ माइग्रेट कर देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर देगा। तो ये बनेगा क्या, CH3CHO ग्रुप बन जाएगा, यानी एक कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्काइंस। ये एल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसमें आप मर्क्यूरस सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब उसको वार्म करते हो, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइलिन या अल्काइन का हाइड्रोलिसिस भी आप इसको कह सकते हो साथियों। इससे क्या बनते हैं, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये हमसे क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि CH3 मतलब टोल्यूइन है, किसकी रिएक्शन दे रहा है, टोल्यूइन की रिएक्शन है। किसकी, किसके साथ, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। और आपको मिल क्या रहा है, CHO यानी बेंजल्डिहाइड आपको मिल रहा है। ये है आपके पास बेंजल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड, ये कौन सी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं साथियों इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, स्टेट वाली प्रीवियस वीडियो जो हमने की उनमें आ चुका है ये। अब इटार्ड रिएक्शन होती कैसे देखते हैं, उसको समझते हैं। देखो, टोल्यूइन लेते हैं हम, टोल्यूइन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। इसको हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमाइल क्लोराइड भी कई कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमाइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में होगी, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो शुरुआत में क्या होता है साथियों, एक आपके पास बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, OCrOHCl2 सोल्ट वाइज। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या बना, एक क्रोमियम, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसके अंदर, यानी एक इंटरमीडिएट आप कह सकते हो। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करवा देते हैं, 3+ इसके अंदर डाल देते हैं, तो हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर। गेटरमान रिएक्शन कौन सी होती है, गेटरमान रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सोल्ट होता है साथियों। क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन होती है किसके साथ, कॉपर पाउडर और HX। X यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, Cl या Br हो सकता है, यानी इससे आप हेलो बेंजीन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, हेलो बेंजीन बना सकते हो। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HX के साथ रिएक्शन होती है। गेटरमान कोच रिएक्शन कौन सी होती है, बेंजीन की रिएक्शन होती है। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ होती है। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है साथियों। बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलता है, कौन सी, गेटरमान कोच रिएक्शन में। HVZ रिएक्शन क्या होती है साथियों, HVZ रिएक्शन के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि HVZ रिएक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। इधर मैं अलग से कॉर्नर बना लेता हूँ, यहाँ हम बात करेंगे HVZ रिएक्शन के लिए। इसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जेलिंस्की रिएक्शन। यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं,
सपोज करो मेरे पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जो हेलोजन है, यानी Cl यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा बना देते हैं, हेलोजन की जगह सीधा Cl ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर Cl लिया ना, Cl यहाँ लग जाएगा और COOH यहाँ बन जाएगा आपके पास, CH2COOH। इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो एसिड बनते हैं। ये हेल्मोलाइट जेलिंस्की रिएक्शन होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, थर्ड वन रहेगा। साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 93 में ये कहता है कि आपके पास सी प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बारे में पूछा हुआ कि सी क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या किया है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है अभी, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाया है FeHCl के साथ। FeHCl की जगह अगर HNHCl भी दिया होता तब भी रिडक्शन ही होता साथियों। ठीक है, H2PDBs तो H2PD और PD या निकल भी दिया होगा तब भी रिडक्शन होगा। जैसे ही रिडक्शन होगा हमारे पास क्या बनेगा, इससे एनिलीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इससे क्या बना, एनिलीन। यानी ये आपका ए प्रोडक्ट हो गया, ए बना एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस में HCl, और 273 केल्विन से लेके ये 278 केल्विन तक होती है, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 प्लस HCl से नाइट्रस एसिड बनता है। तो यहाँ बनेगा आपके पास साथियों बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। यहाँ क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। N2 प्लस X माइनस बन जाता है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनता है। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया। बी प्रोडक्ट क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास जनरेट हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BDS भी कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन जैसे ही आप H2O या H प्लस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हो, हीट करके हो, यानी वार्म वाटर जैसे ही इसके अंदर डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है साथियों किसके अंदर, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, फिनोल के अंदर। तो यानी हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहने वाला है, आंसर हमारा रहने वाला है साथियों आपका 4 नंबर, यानी आपको फिनोल एज ए प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, यानी सी प्रोडक्ट आपका क्या बना हुआ है, वो फिनोल बना है साथियों। सी क्या बना है आपका, फिनोल बना है। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम टेल्स अस हाउ मेनी प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, हर टाइप के कितने प्रोटॉन वहां पर प्रेजेंट है, ये कौन बताता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि हर एक टाइप के कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है हमें, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पास जो नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो क्या बताता है, वो बताता है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल क्या बताता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको बताता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। ठीक है, अलग अलग टाइप के कितने प्रोटॉन्स। ठीक है, ईच काइंड की बात नहीं कर रहा है, डिफरेंट टाइप की बात कर रहा है। पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या बताता है आपको, पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है हर प्रोटॉन का, ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन का। इसके बारे में बताता है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन, ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन, हर टाइप के प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के बारे में कौन बताता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। फिर आता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताएगा आपको कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर, ईच काइंड आर देयर इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में हर प्रकार के कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है आपको, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स। स्प्लिटिंग क्या बताता है आपको, स्प्लिटिंग ये बताता है कि जिस कार्बन, जिस हाइड्रोजन को आप देख रहे हो उसके पड़ोस वाले जो हाइड्रोजन है, कार्बन एटम जो नेक्स्ट है उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है उनके बारे में बताता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसके बारे में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, attached to the, attached to the carbon atom
next door to one we are looking for, to one we are interested in, ठीक है। यानी जिसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सिग्नल्स पढ़ रहे हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच है, वो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे नंबर ऑफ सिग्नल्स में भी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है, वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, वही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोनोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोटॉन प्रोपेन टू ओन एंड मेथनॉल। देखो ओजोनोलिसिस की जब बात करते हैं, चलो पहले प्रोपेन के साथ करके देखते हैं। सबसे पहले किसके साथ करके देखते हैं, प्रोपेन के साथ। प्रोपेन का मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाता हूं तो पहले ओजोनोइड बनता है। ओजोनोइड अगर बनेगा तो ये CH इधर आ जाएगा, ये CH2 इधर रहेगा, और इसके साथ जो CH3 था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर जिंक वाटर डालूंगा तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ से इधर से ब्रेक करेगा। ये जो झोंपड़ी बनी हुई ना ओजोनोइड जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ से ब्रेक करता है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये ओजोनोइड क्या बनाएगा, इधर बनाएगा CH3 CHO प्लस में इधर बनाएगा HCH। यानी दोनों एल्डिहाइड बने। हमें क्या चाहिए, प्रोपेन 2 ओन चाहिए और एक मेथेनॉल चाहिए। यानी मेथेनॉल तो बना, लेकिन दूसरा क्या बना, इसके अंदर एथेनॉल बना। यानी हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता। फिर ब्यूट 1 इन की बात आती है, किसकी बात आती है, ब्यूट 1 इन की बात आती है साथियों। ब्यूट 1 इन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाता हूँ तो फिर से मुझे एक झोंपड़ी बनानी होगी। इधर मेरे पास CH होगा, इसके साथ मैं C2H5 लगा दूंगा, इधर फिर से झोंपड़ी बन जाएगी। ये लो, इधर CH2 हो जाएगा। अब फिर से जैसे ही मैं ZnH2 डालूंगा तो ये ब्रेक होगी झोंपड़ी हमारी, ब्रेक होके क्या बनाएगी, C2H5 CHO, ठीक है। ये प्रोपेनल बन गया, क्या बन गया, प्रोपेनल। प्लस में आपका HCHO यानी आपका मेथेनॉल बना। तो फिर से नहीं बना आपके पास, तो प्रोपेन 2 वन तो इसमें भी नहीं बना। तीसरे में देखते हैं, थर्ड वन क्या है आपका, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब हो गया साथियों आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। अगर इसका मैं ओजोनोलिसिस करवाता हूं तो मैं फिर से एक वही झोपड़ी बनाऊंगा। इधर आएगा ये कार्बन, इसके साथ एक CH3 इधर जुड़ा होगा, एक CH3 इधर जुड़ा होगा, नीचे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और इधर आपका आ जाएगा CH2। अब अगर मैं इसके अंदर जिंक H2 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं चलो। अगर मैं जिंक H2 डालता हूं तो ये यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे ये यहाँ से ब्रेक करता है साथियों, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में इधर से तो एक कीटोन मिलेगा, यानी CH3 CO CH3 मिल जाएगा इधर से तो, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा HCHO। तो यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। और ये आपका क्या है, ये मेथेनॉल है, ये क्या है, मेथेनॉल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। जो आपको पूछा है वो हमने निकाल लिया। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों, क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे पूछता है कि which of the following artificial sweetener is methyl ester dipeptide formed from aspartic acid and phenyl aniline। देखो मिथाइल एस्टर कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन से जो बना हुआ, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड देखो नाम से ही पता चलता है, कई बार है ना ये हमने उलझाने की कोशिश तो करता है लेकिन उलझा नहीं पाता, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही दिखाई दे रहा है, क्या है, एस्पार्टेम। नाम क्या दिखाई दे रहा है, एस्पार्टेम नाम दिखाई दे रहा है। तो एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्टेम रिलेट करता है, तो आपका आंसर तो यहीं से आ जाता है, एस्पार्टेम होता है, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि जैसे ही उसने एस्पार्टिक एसिड का नाम लिया हमें पता चल गया कि भाई ये एस्पार्टेम ही आएगा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो मिथाइल एस्टर होता है। कौन सा होता है, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एनालिन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं किसकी, सुक्रोलोज। सुक्रालोज जो होता है ना, सुक्रालोज जो होता है साथियों, ये आपका ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। ये क्या होता है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रालोज, ठीक है। ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रालोज का। सेक्रिन जो होता है वो आपका ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड होता है। वो क्या होता है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड होता है। तो इनके बारे में बता दिया है अभी, ठीक है। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड होता है। राइट आंसर आपका क्या है, एस्पार्टेम ही है।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड। देखो 4 डेफिनेशन आती हैं जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, ठीक है। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो आपको क्या आता है कि 4 डेफिनेशन आती है, जिसमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और बेथोक्रोमिक शिफ्ट आती है। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि आपकी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमा की वो डिक्रीज करती है, ठीक है। वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन मैक्स ये भी डिक्रीज करता है। ये इसी को ही बोलते हैं, इंटेंसिटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ई मैक्स जो है वो डिक्रीज करता है। इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं साथियों। दूसरा यहाँ लिख देते हैं आपके लिए हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। क्या है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। हाइपर क्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है हमारे पास, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट में जो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उल्टा है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज करेगी, हम ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन मैक्सिमम इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो हमारे पास आंसर हो गए। तीसरा क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तीसरा क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है आपके पास कि जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, किसकी तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। चौथा हमारे पास है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट साथ होती क्या है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट है। बेथोक्रोमिक में क्या होता है, ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट है, तो वो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो इसके साथ, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स के साथ, यानी एप्सिलॉन मैक्स और यहाँ पर ये लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब ये वेवलेंथ जा रही है, ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है आपका। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर एक शिफ्ट को ऐसे बताते हैं कि कौन सी शिफ्ट कहाँ जा रही है। तो नीचे जो शिफ्ट आती है उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ऊपर जो जाती है उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक, ये हाइपरक्रोमिक होती है। राइट साइड में जा रही है यानी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रही है तो बेथोक्रोमिक होती है, बेथोक्रोमिक। और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है तो हिप्सो होती है, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो सीधी सीधी सी बात है, लिथियम 3+ और लुटेशियम 3+, इन दोनों की अगर बात करें, क्या कह रहे हैं हम, लिथियम 3+ एंड लुटेशियम 3+, अगर इन दोनों की अगर क्लियर बात कर लें तो ये दोनों ही आपके क्या नहीं होते, पैरामैग्नेटिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि लेंथेनम जो है साथियों, उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर, चलो अच्छा हाँ, लेंथेनम जो होता है ना ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है क्योंकि इसके बाद वाले एफ ब्लॉक में आते हैं। तो अगर ये 3+ में चला जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4f0। 4f0 का मतलब क्या होता है, सारे के सारे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इसका मतलब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। लेंथेनम 3+ की बात की थी हमने। सेम ऐसे ही अगर मैं ल्यूटेशियम 3+ की बात करूं, ल्यूटेशियम 3+ के अंदर भी आपके पास यही होता है, 4f14 में चला जाता है। 4f14 का मतलब क्या है कि फुल्ली फिल्ड है,
फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ऐसे ही सीरियम 4+ जो होता है, सीरियम 4+ जो होता है वो भी 4f0 में एग्जिस्ट करता है। 4f0 का मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर जो बचता है करेक्टली, आपका एक ही आंसर बचता है, वो क्या होता है, गैडोलिनियम 3+। तो गैडोलिनियम 3+ जो होता है राइट है, बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें ये 4f7 में होता है, यानी कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। कितने होते हैं, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए यही क्या होता है, आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। देखो, तो इसके बारे में पीछे जो वीडियो बनाई थी मैंने, उनमें मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको फेलिंग टेस्ट की बात करनी है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट की बात करनी है, तो फेलिंग टेस्ट के अंदर आपके पास फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, फेलिंग बी दो सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको आप रोसेल सोल्ट भी बोलते हो। ठीक है, रोसेल सोल्ट भी बोल देते हो जिसको। तो ये आपके पास सॉल्यूशन होता है। जब इनको इक्विमोलर मिक्सचर में डाल के हम किसी एल्डिहाइड के अंदर, मान लो सपोज करो एल्डिहाइड के अंदर अगर हमने डाल दिया, तो ये कॉपर 2+ आयन होते हैं, 5 OH- आयन होते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना देता है, और आपके पास Cu2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका आता है, Cu2O का आता है। तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन नहीं देगा, डज नोट पूछा है, डज नोट पूछा है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको ऐसे नोट डलवा के कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, aromatic aldehydes does not respond to this test, does not responds to failing test, वो failing test देते ही नहीं, failing test। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें से कौन सा है, पहला ही ऑप्शन जो है ना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड का है, यानी ये बेंजल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है, C6H5CHO। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये कभी भी फेलिंग टेस्ट को नहीं देगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द अबव रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये कौन सी रिएक्शन की है, इसके अंदर किसकी एप्लीकेशन। देखो हमें पहले क्या पहचानना है कि हमारे पास है क्या एक्चुअल में। देखो यहाँ हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ भी एक कीटोनिक ग्रुप है, यानी दो कीटोन है, दो कीटोन्स हैं, 2 कीटोन्स हैं, और दोनों के, इन दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है, प्लस में क्या है, इनके साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है KOH दिया हुआ है, और हीट करना है, वाटर बाहर निकल रहा है, यानी लास्ट में आप डिहाइड्रेशन स्टेप कर रहे हो। और आपको मिल क्या रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एल्कीन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या मिल रहा है आपको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड 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 कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है आपको प्रोडक्ट के रूप में, अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपको मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन में। किसमें मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन में मिलता है साथियों। ये प्रोडक्ट किस में मिलता है, एल्डोल कंडेंसेशन में मिलता है। क्योंकि कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर, कैनिजेरो रिएक्शन में पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। होफमैन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, होफमैन रिएक्शन के अंदर अमाइड की रिएक्शन होती है, कर्टियस रीअरेंजमेंट भी ये नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें क्या होता है, हमें एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर जाना होगा। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि इसमें मिल रहा है। सीधी सी बात है, बेस भी यूज किया है, बेस इसमें भी यूज होता है, अल्फा हाइड्रोजन भी है दोनों ग्रुप के पास, तो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनेंशियोमर्स आर डिफरेंट। देखो इनेंशियोमर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस होते हैं, वो होते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। बाकी सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम होती हैं। इनेंशियोमर के बारे में क्या बात सही है कि इनेंशियोमर्स have all other physical properties identical except their direction of optical rotation।
डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि वो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं, लीवो रोटेटरी भी हो सकते हैं, सिर्फ इसी में डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी क्या रहती हैं, सेम रहती है साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है भाई, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट याद करनी है हमें, तो आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन, और मेरे पास हो जाएगा 3d6 4s2। लेकिन हमें दिया हुआ है Fe2+, Fe2+ का मतलब हो गया ये 3d6 के अंदर, 3d6 के अंदर हो गया, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, देख लेते हैं। ये 5 आपके ऑर्बिटल, ये लो जी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। फिर आपको दिया है क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1, और क्रोमियम 2+ दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसका मतलब ये हो गया 3d4। तो यहाँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 4 ही भरे गए भाई। ठीक है, 5 ऑर्बिटल में टोटल 4 ही भरेंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। Mn2+ आपको गिवन है, यानी Mn मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है आपका 25, 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, 3d5 4s2। अगर मैं Mn2+ करूं तो कितना हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5, यानी 5 के 5 डी ऑर्बिटल जो है उनमें सब में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने हैं, एक एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर आपको दिया है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 27 का मतलब होगा 3d7 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो कोबाल्ट 2+ की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है 3d7 के अंदर, 3d7 का मतलब हो गया साथियों 5 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही हुए हैं, सब में एक एक तो है ही, 2 और भरे जाएंगे, 5 और 2 7 करने, 1 और 2, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए 3। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे मैग्नीज में, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, Mn2+ हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। देखो ग्लिप्टल के मोनोमर पूछते हैं, तो ये किसके मोनोमर दिए हुए हैं, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ये तो आपको याद ही होगा, तो ये बनता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये किसके मोनोमर है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। स्टाइरिन खुद एक मोनोमर होता है, ये तो मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर है किसका, ब्यूनास का। ब्यूनास में क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस में स्टाइरिन, ये दोनों इसके मोनोमर होते हैं। फिर आता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, ये टेरिलीन का आपके पास होता है, टेरिलीन, या फिर आप जिसको कहते हो डेक्रोन। ठीक है, इसका मोनोमर होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। तो आपके पास जो आपका आंसर बचता है वो कौन सा है साथियों, आंसर बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में थैलिक एसिड। किसका एग्जांपल है, किसके मोनोमर है, ये ग्लिप्टल के मोनोमर है। ये किसके मोनोमर है, इनसे क्या मिलता है हमें, ग्लिप्टल मिलता है, इनसे क्या मिलता है, ग्लिप्टल मिलता है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में हमसे क्या कहता है, इसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि ये बताओ कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन। देखो जब भी एल्कीन के अंदर आप HBr डाल रहे हो या फिर हेलोजन डाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक्स, एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा साथियों, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, 2 सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। ये रिएक्शन जो है आपकी, ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो वो मार्कोव-निकोव एडिशन के थ्रू जाती अगर HBr प्रेजेंट होता, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन के थ्रू जाती। +1 क्लास का एग्जांपल है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में ये कहता था व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा साथियों, वो हमसे ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो ये क्लास 12th का आपका हेलो एल्केन हेलोरिन वाला चैप्टर जो है, हेलो एल्केन
एंड हेलोएरिन, एंड हेलोएरिन। उसमें एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें से उठाया हुआ है, ये उसमें से उठाया हुआ पार्ट है। तो जब भी आपके पास क्या होता है कि एल्केन आपने लिया, यानी साइक्लोहेक्सिन अगर आप लेते हो और उसकी रिएक्शन करवाते हो आप ब्रोमीन के साथ हीट या फिर यूवी की प्रेजेंस में, हीट या फिर यूवी की प्रेजेंस में, तो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और आपको हमेशा प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? ये मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? पहले स्टेप में क्या होता है कि ब्रोमीन जो है वो यूवी की प्रेजेंस में क्या करता है? होमोलिटिक इसका क्लीवेज होता है, ब्रोमीन के दो फ्री रेडिकल बनते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है साथियों? सेकंड स्टेप में आपके पास जो एल्कीन है, ठीक है, कहने का मतलब जो साइक्लोहेक्सिन है उसके साथ अब ये जो एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, होता क्या है कि ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो होता है ना, वो क्या करता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? अभी मैं बहुत छोटा बना दिया ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसके बॉन्ड को, ये बॉन्ड बना देते हैं इतना बड़ा हाइड्रोजन। तो ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे ही वो इस कार्बन के पास चला जाता है तो हमारे पास बनता क्या है? हमारे पास ये बन जाता है CH का फ्री रेडिकल, इधर इधर डबल बॉन्ड है ही, ठीक है, और आपके पास ये H इसके साथ निकल जाता है, प्लस में HBr बन जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा फ्री रेडिकल है ब्रोमीन का, वो क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है इसके साथ, इस फ्री रेडिकल के साथ, और ये दोनों मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और वो ऐसे कुछ बन जाता है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा साथियों? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछ रहा है साथियों कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। पहली बात तो इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलेमाइन रिएक्शन। क्या है? कार्बिलेमाइन रिएक्शन। ये एक टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। किसके लिए है? प्राइमरी एमाइन के, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उनके लिए क्या है? टेस्ट। इस रिएक्शन को टेस्ट के रूप में भी लिया जाता है। होता क्या है, आप प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, उनकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, और उसको हीट करते हैं। यहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है RNC। इनको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, या फिर हम इनको या फिर इनको क्या कहते हैं? कार्बिलेमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बिलेमाइंस। इनकी स्मेल जो होती है वो फाउल स्मेल होती है। कैसे सब्सटेंस होते हैं? फाउल स्मेल सब्सटेंस, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये कार्बिलेमाइन रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछ लिया, बहुत ही आसान था क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 107 ये क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था कि क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, यानी एक्चुअल में ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, जैसे कि इसके पास CH3 CH2 CH, और मैं यहाँ ये H लिख देता हूँ, और ये COOH है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, और सेकंड स्टेप में बाद में इसमें वाटर डाल रहे हैं। पहले स्टेप में रेड फॉस्फोरस, दूसरे स्टेप में वाटर डाल रहे हैं। तो होगा क्या? ये HCl यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह क्या लग जाएगा? H, और एक Cl निकल जाएगा, एक Cl इसकी जगह आके लग जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CHCl और COOH। इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। अब ये आएगा हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, बाय नेम रिएक्शन है, सीधा सा आंसर था। क्लियर है? तो इसका मतलब ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 108 हमसे ये कहता है कि when bromine is added to CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन के अंदर या इथीन के अंदर ब्रोमीन एडिड होती है, किसकी प्रेजेंस में? NaCl की प्रेजेंस में। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? देखो पहली तो बात सीधी सी है कि आप एल्कीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करवाओ। तो जब भी आप एल्कीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करवाते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड मिलते हैं।
लेकिन जैसे ही हमें पता है कि ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaCl, वो भी एक्वस, तो एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है साथियों कि NaCl किस में टूटा हुआ है, Na++ में Cl-, ये सारे एक्वस में, ये सारे क्या है, एक्वस है। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा, अब एक Cl-Br को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा CH2 किसी भी एक ब्रोमीन को उठा के उसकी जगह Cl लगा दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट, यानी दोनों प्रोडक्ट इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी थर्ड वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बनता है और ये भी बनता है, इसका मतलब बोथ वाला आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो भाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होते हैं, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होते हैं। दो टाइप की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है साथियों, एक क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, जो एक लुईस एसिड होता है, इस रिएक्शन के लिए काम करता है। यहाँ से मिथाइल कैटाइन जो बनता है वो जाके किस पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ऐसे ही बनती है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन हम किसकी कराते हैं, एसिड हैलाइड की रिएक्शन, CH3COCl की मान लो करवा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जैसे ही करवाएंगे तो COCH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, एसिटोफिनोन आपको मिल जाएगा, एसिटोफिनोन आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरेनियम आयन पे, और तीसरे स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है, यानी डीप्रोटोनेशन तीसरे स्टेप का नाम है। 3 स्टेप रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नाम है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग का मतलब जो डिप्रेशन से लड़ने में आपको मदद करती है, उस ड्रग का नाम क्या है साथियों, उस ड्रग का नाम होता है आइप्रोनियाजिड। उस ड्रग का नाम क्या है, आइप्रोनियाजिड, उसी ड्रग का नाम है जो आपको डिप्रेशन से लड़ने में मदद करती है। अब बाकी की 2 ड्रग क्या कहती है, देखो एक आपको ये लिखा हुआ है टर्फेनेडाइन, टर्फेनेडाइन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सेल्डेन भी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्डेन भी कहते हैं, टर्फेनेडाइन, सेल्डेन, यानी कि। और दूसरा आपके पास आता है डिमटेप, डिमटेप, ये डिमटेप जो होती है, ये दोनों की दोनों ड्रग्स क्या होती है, एंटी हिस्टामिन होती है, क्या होती है, एंटी हिस्टामिन होती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, यानी ये इनहिबिट करती है किसके एक्शन को, हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट करती है। फिर आपके पास आता है सिमेटिडीन, सिमेटिडीन जो एक ड्रग है तो ये भी हिस्टामिन को ही ब्लॉक करने वाली, लेकिन ये एंटासिड के रूप में यूज की जाती है। ये क्या की जाती है, एंटासिड के रूप में, क्योंकि जो स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीज होता है, पेप्सिन या एसिड जो रिलीज करवाता है वो हिस्टामिन ही करवाता है। तो ये ड्रग क्या करती है, हिस्टामिन के एक्शन को कम करती है और एसिड कम रिलीज करवाती है, तो इसको एज एन एंटी एसिड हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आज के लिए साथियों इतना ही। 20 क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं 2019 का जो स्टेट का पेपर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और सॉल्यूशन सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। होप कि आप लोगों की बेस्ट तैयारी हो और मैं इसमें तो अपना कुछ योगदान दे सकूं। तो खुशी होगी कि अगर आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।